नमस्कार, आप सबका गीतांश टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्री सूरज गुप्ता जी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सूरज गुप्ता अपनी ओर से अभिवादन करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। जी, आपके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कब से हुआ और आप इसमें कैसा महसूस करते हैं? देखिए, गढ़वा का एक छतरपुर गांव है, गढ़वा प्रखंड का। उसी छतरपुर गांव का भूइयाँ टोला का मैं निवासी हूं और प्रारंभिक छात्र जीवन से ही राजनीतिक ललक थी। 1997 में पहली बार जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बनी समता पार्टी का एक जनसभा हो रहा था गढ़वा टाउन हॉल के मैदान में, और उस टाउन हॉल के मैदान में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय शकुनी चौधरी जी, आदरणीय बिरसन पटेल जी, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी सरीखे दर्जन भर नेता का आगमन हुआ था। उस सभा में मैं बांस का बल्ली पकड़ करके एक छात्र के रूप में मैं सभी नेताओं का भाषण को सुन रहा था, और सभी नेताओं के भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि छात्र जीवन के बाद अब राजनीति में मुझे प्रवेश करना चाहिए। और आदरणीय नीतीश जी के विचार से हम काफ़ी प्रभावित हुए, तो 1997 में ही हम समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके राजनीति में आए। और तब से समता पार्टी का युवा मोर्चा मुख्य जो पार्टी का जो संगठन होता है उसमें हमने काम किया। फिर बाद में समता पार्टी का झारखंड बनने के बाद जो विलय हुआ जनता दल यू में, तो जनता दल यू में भी मुझे काफ़ी वर्षों तक, यानी हम ये कहें कि 2013 तक समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक काम करने का अवसर मुझे मिला। इस दरमियान कई दायित्वों पर रहने का अवसर मिला। जनता दल यू के लगभग 8 से 9 वर्षों तक पार्टी के गढ़वा जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, और हम संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। गढ़वा जिला स्तर पर लंबे दिनों तक राजनीतिक संघर्ष करने के बाद जब आप बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से चुनाव लड़ा आपने 2019 में, और उसमें आपने हार का सामना भी किया, उसके बाद भी क्षेत्र में जो आपकी जनता ने आपका क्या मतलब है, और ऐसे में आपने 2024 में चुनाव भी नहीं लड़ा? देखिए, 2013 में हम जनता दल यू को त्याग दिए, हम उस समय पार्टी छोड़ दिए थे। उसके बाद काफ़ी दिनों तक झारखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव को हमने देखा। तत्पश्चात विचार के बाद हम 2015 के आसपास में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व को हम पसंद किए, और तब झारखंड विकास मोर्चा को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए बाबूलाल मरांडी जी काफ़ी संघर्ष पूरे राज्य में कर रहे थे। तो मैंने 2015 के आसपास में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की, और उसके बाद फिर आदरणीय बाबूलाल जी ने मुझे झारखंड विकास मोर्चा का गढ़वा जिला का अध्यक्ष मनोनीत किया। मुझे 2 से 3 वर्षों तक संगठन का काम का जो उन्होंने दायित्व दिया, उस दायित्व को हम गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किए। फिर बाबूलाल जी ने कहा कि तुम गढ़वा से विधानसभा की तैयारी करो, चुनाव तुमको हम लड़ाएंगे। और मैं ये कहूँ कि आदरणीय बाबूलाल जी ईमान के और अपने बात के बहुत पक्के नेता हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं गांव-गांव में, एक-एक टोले मोहल्ले में पार्टी संगठन को खड़ा किया, आम आवाम को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। और 2019 का जब विधानसभा का चुनाव का जो आचार संहिता लगे, तो कई छोटे बड़े नेता गढ़वा के या गढ़वा के बाहर के भी लोग लगे कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए झारखंड विकास मोर्चा से। परंतु मैं आभारी हूँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का
जिन्होंने मुझे वचन दिया था कि तुम गढ़वा विधानसभा से चुनाव लड़ोगे तो हर हाल में लड़ोगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। मुझे जेबीएम का टिकट पर गढ़वा से आशीर्वाद के रूप में चुनाव लड़ाने का काम किया, और काफ़ी मेहनत करके मैं गढ़वा विधानसभा का एक एक मतदाता से, जनता से, अपने अभिभावकों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सभी लोगों से आग्रह किए कि मुझे एक अवसर सेवा का दिया जाए। परंतु चूँकि पहला बार मेरा विधानसभा का चुनाव लड़ने का नॉमिनेशन था, अनुभव था, तो जो भी मुझे मत प्राप्त हुए मैं उसे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और मुझे लगभग 6000 के आसपास मत जो मिले, वह मत नहीं, मुझे लगा कि गढ़वा विधानसभा के लोगों ने हृदय का टुकड़ा मुझे दिया है। जी, झारखंड विकास मोर्चा का विलय यानी कि 2020 से आप बीजेपी की राजनीति में काम कर रहे हैं, तो पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, झारखंड विकास मोर्चा का विलय के बाद से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। सर्वप्रथम राष्ट्र को वैचारिक रूप से प्राथमिकता दी जाती है, तो यह संगठन मुझे पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में बहुत काफ़ी अंतर है। राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, और क्षेत्रीय दल अक्सर चुनाव के दृष्टिकोण से अपने कार्यक्रम, अपने वादे, अपने इरादे तय करते हैं। इसलिए काफ़ी मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज उभरी है, और हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया का ताकतवर नेता के रूप में आदरणीय मोदी जी का नाम आया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, ये एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप इनका चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है। सार्वजनिक जीवन में, संसदीय राजनीति में जो भी लोग हैं, उन्हें संयमित भाषा, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, उसे आम आवाम देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग अनुकरण करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसदीय राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं, उनकी एक अपनी गरिमा है, और उस गरिमा के अंदर सार्वजनिक बातें करने से पहले मर्यादित और संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, गढ़वा की राजनीति में पिछड़ा, दलित और गरीब वर्ग का पक्षधर नेता आपको मानते हैं, और क्या आप सभी वर्गों का विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गढ़वा विधानसभा की जो राजनीति है, पिछड़े, दलित, आदिवासी या गरीब परिवार के लोगों के हक और अधिकार की बात मैं शुरुआत से ही उठाते रहा हूं, और उनके सवालों पर हमेशा लड़ते रहा हूं। क्योंकि आज़ादी के बाद आप लगातार जब देखेंगे, हम ये कहें कि पिछले 50 वर्षों का गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक इतिहास है, इस इतिहास को आप जानने की कोशिश करेंगे तो कभी भी पिछड़े या दलित या आदिवासी परिवार का कोई गढ़वा का बेटा विधायक नहीं बना। आप 50 साल का इतिहास को देख लीजिए, तो कोई भी यहाँ का ST SC OBC का बेटा विधानसभा में नहीं गया, चाहे वो बिहार विधानसभा रहा हो या झारखंड विधानसभा। तो मेरे मन में एक ललक है कि यहाँ के जो पिछड़े, दलित, आदिवासी या गरीब परिवार के लोग हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आए और वो संगठित हो, अपने हक और अधिकार को समझें, अपने हक अधिकार के लिए लड़ें,
और वो लड़कर हक अधिकार प्राप्त करें। मैं बराबर कोशिश करता हूँ कि एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े, दलित, आदिवासी या गरीब परिवार के जो लोग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में आएँ और राजनीति में सत्ता एक ऐसे इंसान का विकास का कुंजी है जहाँ से सभी लोगों का विकास के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में कल्पना नहीं सिर्फ कर सकते, उनको पूरा भी हम कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे हर वर्गों के बारे में सोचता हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी एसटी, एससी, ओबीसी के लोग रहते हैं। 2019 में गढ़वा से आप चुनाव हारे और मिथिलेश ठाकुर विजेता रहे, और इसमें झामुमो के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि उनके कार्यकाल को, मिथिलेश ठाकुर जी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 में विधानसभा के जब हम चुनाव लड़े थे तो गांव-गांव में घूम करके कई वादे हमने भी किया था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे हार का सामना करना पड़ा। मैंने स्वीकार किया, मैं जनता के बीच में लगातार कोशिश करता हूं कि दुख सुख में भागीदार बनूं, लेकिन 2019 और 24 के बीच में जो काम गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हुए, वह काम ऐसा ही काम किया गया जिसमें कमाने का अवसर, काम की चिंता कम हुई, कमाने का चिंता ज़्यादा किया गया। और आप 19 से 24 के बीच का कालखंड को जब आप सरकारी दफ्तरों का देखेंगी, आप बाज़ार के वातावरण को देखेंगी, यहाँ का जो छात्र का जो हालात थे उसको जब आप देखेंगी, तो निश्चित तौर पर विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर गढ़वा को धकेला गया। यहाँ का जो अंचल है, यहाँ का जो प्रखंड का जो कार्यालय है, उन प्रखंड के अंचल के कार्यालयों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना लूट बढ़ गया कि आम आदमी, गरीब आदमी अंचल और प्रखंड में, थाना में जाने लायक नहीं रहा। ये स्थिति यहाँ का, गढ़वा का या फिर पूरे राज्य का ही कहें तो पूरे राज्य में भ्रष्टाचार एकदम मुंह खोल के खड़ा है, और आम आदमी का कहीं थाना, अंचल, ब्लॉक कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 2019 से 2024 के बीच में जो काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए हुए, लूटने के लिए हुए। और आप तत्कालीन विधायक और मंत्री की बात जो आप कर रही हैं, तो उनके जिम्मे में शुद्ध पेयजल देने का विभाग था, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। हम ये कहें कि पूरे झारखंड में जल जीवन मिशन का जो पैसा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, उस पैसे का लूट हुआ। और गढ़वा के आप किसी भी गांव और पंचायतों में चले जाइए, नल जल योजना जो केंद्र प्रायोजित योजना है, वह योजना बिल्कुल ही विफल है। वो हर गांव के नल जल की योजनाओं को आप देखेंगी तो पूरी तरह से वो फेल है। तो नल जल के जो शुद्ध पानी पिलाने की इनकी जिम्मेवारी थी, उसको छोड़ करके दूसरे विभागों में चमक धमक कर रहे थे, सिर्फ पैसे को लूटने के लिए, कमाने के लिए। कहीं भी जल जीवन मिशन आज भ्रष्टाचार का भेंट पूरे झारखंड में चढ़ गया, और उसमें कई केंद्रीय एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। तो निश्चित ही आगे पता चल जाएगा कि इनका कितना विकास हुआ है। गढ़वा में आपका राजनीतिक संघर्ष का मूल उद्देश्य क्या है? पहले भी हम आपसे बता चुके हैं भी कि गढ़वा पूरे ज़िले की राजनीति में यहाँ का जो गरीब गुरबा है, जो यहाँ के पिछड़े, दलित, आदिवासी या सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनको अपना हक और अधिकार नहीं मिलता है। उनके हक और अधिकार को जो केंद्र या राज्य की योजना है, उस योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिले, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता होती है कि उन तक कैसे उस योजनाओं को पहुंचाया जाए 100%। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं। और राजनीति, सार्वजनिक जीवन में एक सेवा भावना होती है, तो मेरा शुरू से ही राजनीति को हम सेवा का एक माध्यम माने हैं। और 2-3 राजनीतिक दल को होते हुए आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और सबसे
पहला प्राथमिकता मेरी गढ़वा ज़िले के या गढ़वा विधानसभा के लोगों का सेवा करना, खिदमत करना है। मेरा राजनीति का मूल उद्देश्य यही है। बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा दल है और आप इसमें संगठन का कार्य या चुनावी राजनीति को पसंद करते हैं? देखिए, मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं संगठन का जो भी दायित्व या जिम्मेदारी या जो काम मुझे मिलते हैं, सभी कामों को मैं 100% कोशिश करता हूँ कि ज़मीन पर उसे हकीकत में करूँ, उसे अमली जामा पहुँचाऊँ। और जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात है तो मैं 2019 में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार काम कर रहा हूँ। 2024 के विधानसभा का चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव के पहले मैंने पार्टी के बड़े नेताओं से, अपने आदरणीय सम्मानित नेताओं से अपनी इच्छा जाहिर भी किया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाया जाए, परंतु पार्टी ने मुझे चुनाव न लड़ा करके मुझे अन्य कामों का दायित्व पार्टी ने मुझे दिया। और राजनीति में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जिस दल में काम करता हो, दल को अपनी मां के समान मानना चाहिए। और मैं 1997 से, जब से मैं राजनीति में प्रारंभ किया हूं अपने आप को, मैं दल को अपनी मां के समान देखता हूं, मां के बराबर समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे गढ़वा जिला में घूम करके मैं जनता का सेवा करता हूं और आगे भी करने की इच्छा रखता हूं। पार्टी आगे मुझे जो जिम्मेदारी देगी, जो दायित्व देगी, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। यह अपने आप में एक मेरे लिए सौभाग्य है। महिलाओं के कई संगठन से आप जुड़े हैं, उनके संरक्षक हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र जीवन से ही मैं देखते और सुनते आ रहा हूँ कि महिलाओं को देश के अंदर में, राज्य के अंदर में 33% आरक्षण दी जाएगी जी। शुरुआती कालखंड जब हमारा राजनीतिक जीवन का था, तब कांग्रेस पार्टी का देश में सरकार हुआ करती थी और आदरणीय लालू जी का उस समय बिहार में शासन चलता था। तो हमेशा पोस्टरों में, बैनरों में, दीवालों पर लिखा हुआ हम पढ़ते थे कि महिलाओं को 33% हम आरक्षण देंगे। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया। कुल मिलाकर के ये कहें हम कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने सबसे अधिक दिनों तक, अगर हम 12 साल के आदरणीय मोदी जी के कालखंड को छोड़ दें, तो सबसे अधिक दिनों तक इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन दलों के लोगों ने शासन किया। लेकिन किसी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए उनके जो 33% आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, 3% भी आरक्षण के लिए कभी चिंता नहीं किया। लेकिन जो 2023 का 20 और 21 सितंबर का 2023 का जो कालखंड है, समय है, आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि संसद के दोनों सदनों में 20 और 21 सितंबर 2023 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल उन्होंने लाया और उसे उन्होंने पारित कराया, जिसमें 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात स्पष्ट कही गई है। तो मैं इसे ऐतिहासिक रूप से मानता हूं कि आज़ादी के बाद अगर कोई नेता महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए अगर कोई आगे कदम सिर्फ नहीं बढ़ाया, बल्कि उन तक इस अधिकार को पहुंचाने का प्रयास किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो यह प्रयास है, आज 50% पंचायती राज व्यवस्थाएं में हमारी महिला बहनें चुन करके आती हैं। वे कब से इंतज़ार कर रही हैं कि हमें आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिलेगा, तो हम राज्य के विधानसभा में और देश के संसद में बैठेंगे। और इस सपना को पूरा किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो मैं तो मानता हूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत की सरकार है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है,
वो निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के दिशा में अच्छा प्रयास है। और मुझे भी जितना बन सकता है, आप देखती भी होंगी कि कई महिलाओं के संगठन से हम जुड़े हैं, एक संरक्षक के रूप में, उनके भाई के रूप में, उनके हमेशा कदम में कदम मिला करके हम सहयोग भी करते हैं। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आएँ, महिलाएं पंचायती राज से निकल करके विधानसभा में जाएं, विधानसभा से निकल करके फिर लोकसभा में जाएं, और इस पंचायत और जिला को ही नहीं बल्कि देश को भी चलाने का काम महिलाएं करें। जिले या राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का जड़ बहुत अंदर तक चला गया, और इस ज़िले के या राज्य के बारे में जैसा आप पूछ रही हैं, तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। जब से झारखंड बना है तब से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य का मुखिया बने, और उसके बाद अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के मुखिया रहे, आदरणीय रघुवर दास जी रहे, ये जो मुख्यमंत्री रहे। तो इनके कालखंड में आप जब देखेंगी तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगा था। लोग घूस लेने में, लोग दूसरों से पैसा ऐंठने में, लोग दूसरों का जगह ज़मीन लूटने में एक बार नहीं 100 बार सोचते थे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 6-7 वर्षों के दौरान गढ़वा जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का अड्डा थाना, अंचल, ब्लॉक हो चुका है। ज़मीन भूमाफिया खुलेआम लूट रहे हैं, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है, हम यह कह सकते हैं कि राज्य में अमन चैन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए, और जो इस राज्य का जो मूल उद्देश्य था कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के गरीबों के हाथ में काम मिले, उस मूल उद्देश्यों को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आना जरूरी है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता, इस राज्य की जनता पूर्ण रूप से बहुमत देगी, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। जनता के सवाल पर जन आंदोलन अब कहीं दिखते नहीं है, और पहले भी आपने कई आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो पहले के कार्यकाल को और अब के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता के सवाल पर आंदोलन आज से 20 साल पहले का दौर और आज वर्तमान में काफ़ी अंतर हो गया है। जब हम राजनीति में प्रवेश किए थे, उसके 2-3 वर्षों के बाद झारखंड का निर्माण हो गया था, झारखंड उदय हुआ था। तब मैं समता पार्टी जनता दल यू के राजनीति में थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जनता के सवालों पर उस समय लगातार संघर्ष होते थे, प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक, और जिन मुद्दों को उठा करके हम लोग लड़ते थे, उस मुद्दों को समाधान करने तक लड़ते थे, और उसका सीधा लाभ गांव स्तर के, पंचायत स्तर के लोगों को, गरीब गुरबा को मिलता था। तो हम पिछले 20 साल पहले का जो राजनीतिक जीवन थे, या उस समय का जो राजनीति में जो काम होते थे, उस समय में और वर्तमान में काफ़ी फ़र्क है। अब ज़मीन पर जनता से जुड़े सवालों पर आंदोलन कम होते हैं आज, और पहले में काफ़ी फ़र्क हुआ है। पहले डिजिटल दुनिया इतना लंबा चौड़ा नहीं था। पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, है ना, ये तकनीक इतना आगे नहीं था। पहले ज़मीन पर हाथ से लिखा हुआ बैनर पर हम लोग धरना देते थे, और आज मशीन से बैनर छपता है। पहले आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जा कर के फ़ोटो ले कर के फिर वहाँ से आप भेजते थे तो अखबारों में छपता था या टेलीविज़न में चलता था। आज बैठे बैठाए सारे समाचार मिल जाते हैं। तो पहले और काफ़ी वर्तमान में अंतर आया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता के सवाल पर आज से जो 25 साल पहले संघर्ष होते थे, आज भी होनी चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि जनता के सवाल पर मैं लड़ूं और समाधान कराऊं, क्योंकि जनता का जो जुबान है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है अधिकारियों के सामने, थानों में, अंचलों में, प्रखंडों में, या अन्य जो कार्यालय है। तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि हम
जनता के सवाल पर संघर्ष करें, और जनता के सवाल पर संघर्ष करना ही मैं अपने आप को पूंजी के रूप में देखता हूं, या फिर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। अभी हमारे बीच रूबरू हुए गढ़वारंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सूरज गुप्ता जी, और इन्होंने बहुत सारी बातें की। इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद, और अपने आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से पुनः एक बार अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।